40% एनडीए के खाते में वोट डाल रहे हैं, जबकि 40% महागठबंधन के खाते में। यह अनुमान उस पर भी नजर आ रहा है। लेकिन धीरेन्द्र कुमार, 11 से 16 सीटें 2005 के बाद 10 का आंकड़ा पहली बार आप पार करेंगे, अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो। मल्ला अकेले मल्ला इसमें केवट भी है, केवट है, बाकी भी है, निषाद भी है। जैसे आपका जब दलित वोटर के बारे में बात करते हैं, दुसाद वोट एलजीपी को करता है, लेकिन जो रामदसिया है दूसरा वोट नहीं उस तरफ। देखिए एक बात यहाँ मैं कहना चाहूंगा साहिल, कि ये जो निषाद वोट को लेके इतनी ज्यादा बातें हैं, अब उनका जो प्रभाव था वो 2 ही 3 जिलों में था जो इतने ही सीट जिताने वाला था। तो ऐसा नहीं था कि पैन बिहार इनका वोटर वो उतनी सीटें वो जीत रहे हैं। उतनी सीटें वो जीत 3 से 5 सीटें का अनुमान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धीरेन्द्र साहिल जी, ये जो आप दिशा दिखा रहे हैं, ये सही बात है कि दिशा बिल्कुल सही है, लेकिन संख्या जो एग्जैक्ट पोल में आएगा वही बताया जा सकता है। स्नैकिंग टाइम यहाँ हो गया है। शशि जी ऑन स्क्रीन ही दिख रहे हैं। अरे धीरेन्द्र जी, चिराग जी, मुझे लगता है प्रत्यक्ष परोक्ष 2 रूप से वो फायदा पहुंचाएंगे। एक तो अगर 11 से 16 सीटें आती हैं, और दूसरा पिछली बार जो डैमेज किया था जेडीयू को 33 सीटों पर, वो भी लगता है कि फायदेमंद रहेगा। बोलिए बोलिए। हमारे नेता ने 172 सभाएं की और 14 रोड शो किया है। तो चिराग पासवान जी ने जिस अंदाज में पूरे बिहार में लगातार 6 महीना 8 महीना से उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी काम किया है, और गठबंधन से जिस तरह का समन्वय बना रहा, उसी का परिणाम यह दिशा को बतलाता है। यह जो आंकड़े बता रहे हैं, इससे बड़ा आंकड़ा आने वाला है, और यह पूरा 14 करोड़ लोगों को समर्पित है जो परिणाम आने वाला है। एनडीए के सभी नेताओं, घटक दल के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं का रसायन इतना बढ़िया था कि यह प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है, और एंटी इनकम्बेंसी कहीं नजर नहीं। रसायन शास्त्र न बोलिएगा, रसायन कैसे, केमिस्ट्री ना, गणित के साथ साथ केमिकल गणित अच्छा के था। साथ साथ केमिस्ट्री भी ठीक थी, आपका कहना है। नहीं, वो रसायन कह रहे हैं। रसायन का मतलब केमिकल होता है, रसायन शास्त्र हुआ केमिस्ट्री। रसायन का मतलब और भी निकलता है कई जगह। वो कह रहे हैं कि रसायन शास्त्र जो है, केमिस्ट्री जो है यहाँ की, वो इतनी अच्छी रही है कि परिणाम 130 से 40 से ऊपर का रहने वाला है। अंजना जी, ठीक है। लेकिन अच्छा धीरेन्द्र जी, एक जल्दी से बता दीजिएगा, ये उप मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो महागठबंधन में पहले से ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि भाई हमारे उप मुख्यमंत्री कौन बन सकते हैं। आपका बता दीजिएगा। मुख्यमंत्री पद का तो बड़ी मुश्किल से नीतीश जी का नाम फाइनल हो गया है, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री पद के लिए एलजेपी की 11 से 16 सीटें, तो आपका भी दावा रहेगा? नहीं, संख्या तो हमारी और ज्यादा आने वाली है, क्योंकि आप लोग थोड़ा डरते डरते ये संख्या बतला रहे हैं। अच्छा, उप मुख्यमंत्री पद का बता दीजिए। एक सेकंड, इनको स्क्रीन पर दिखाई। एक सेकंड, ये डरते डरते संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। डरते डरते दिखा रहे हैं, उसका ज्यादा दिखा रहे हैं, इसका ये सब नहीं होता है। एक एजेंसी होती है जो लोगों के बीच रिसर्च कर। एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट सर। एजेंसी होती है, वो लोगों के बीच में जाती है, वोटिंग के बाद उनसे पूछती है किसको दिया। कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जो उनको प्रिवेसी देती हैं, क्योंकि कई लोग जब आप सीधा पूछिए तो वो मुंह पे नहीं बताते हैं या गलत बता देते हैं। कुछ एजेंसीज उनको प्रिवेसी देती हैं कि आप इस लैपटॉप में इसमें अपना बता दीजिए आपने किसको दिया है, और वो हमें पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलता है। उस आधार पर एक साइंस के तहत एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला देखकर लोगों से बात की जाती है, और फिर ये नंबर्स सामने रखे जाते हैं। तो प्लीज इसको डर डर के कम दिखा रहे हैं, और प्रोपेगेंडा के तहत आंकड़े आते हैं वो अलग से बदले नहीं जाते हैं। जो जैसा जनता का रिजल्ट आता है वो हम वहां पर अनुमान के तौर पर बैठे थे, उन्होंने सामने में जस्टिफाई किया अपने नंबर्स को, ये उनका नंबर्स है। हाँ बोलिए। लेकिन पूरे जगहों पे जो हमारे कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने जो घूमा, उसके आधार पर आप 29 मानिए ना, आप 29 का 29 मानिए। चलिए। अच्छा, अभी इसका बता दीजिए, उप मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करेंगे कि नहीं करेंगे, वो बता दीजिए ना। नहीं, दावा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो गठबंधन के नेता तय करेंगे कि कैसी किसकी परफॉर्मेंस और क्या जरूरी बिहार के लिए है, बिहार को किसके नेतृत्व में आगे जाना है, ये तो बिल बैठ के तय होगा। मुख्यमंत्री के सवाल पर तो पहले से ही तय है, लेकिन उप मुख्यमंत्री कितने बनेंगे, किस दल से बनेंगे, ये तो सभी घटक दल के नेता एक बार बैठेंगे तो तय हो जाएगा। लेकिन जी आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, बड़ा सवाल है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे कितने, और किस किस पार्टी के होंगे, और किस किस बिरादरी के होंगे। सांसद जी बताएंगे। सांसद जी, 2 तो थे।
देखिए, हमारे यहाँ ऐसी कोई खींचातानी नहीं है। ना किसी से जबरई सीएम पद पहले घोषित करवाया गया है, न किसी सीएम वाले से जबरई डिप्टी सीएम पद घोषित करवाया गया है। तो ये उनकी सोच है, उनकी समस्या है कि वो दबंगई के द्वारा दोनों पद करवाना चाहते हैं। हमारे यहाँ भाईचारे के द्वारा सारी चीजें समाधान होंगी। मगर मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूं, मैंने जो अभी उदाहरण दिया था ना, देखिए वो मैंने कोई एक जाति बनाम दूसरी जाति का नहीं कहा था, मैंने एक उदाहरण दिया था कि कितना मुश्किल है। आशुतोष जी ने तुरंत उसमें एक बात कही, उनकी बात सही है कि इसमें केवट, मल्लाह, निषाद 3 है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, बिहार में जब कास्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो एग्जिट पोल या सर्वे बहुत कठिन चीज है। बिहार के कास्ट सर्वे में 190 जातियां थी जो 1% से कम थी, और 190 1% नहीं, 1% हो तो 190% तो यही हो गया, मतलब वो 0.1 0.2% है, और वो चंक बनता है 22-23% का। अब मेरे विचार से किसी भी सर्वेक्षण करने वाले के लिए एक एक मूड को कैलकुलेट करना, जैसे कि अभी आशुतोष जी अन्य लोगों ने बताया कि साहब इसमें ये वाली जाति भी है, मुझे लगता है अगर हम उस पैरामीटर पे जाएंगे तो व्यवहारिक दृष्टि से बहुत कठिन है इस बात का असेसमेंट करना। तो मैं इसलिए मानता हूं कि जो भी किया है वो एक अच्छा प्रयास होगा, उसमें जो भी सर्वे के लिए लिया गया होगा, जो भी सैंपल डाटा लिया गया होगा, परंतु यहां की जो जटिलता है और जिस चीज के ऊपर बहुत आग्रह खासकर महागठबंधन का रहता है, तो उस कारण से उसमें निष्कर्ष निकालना इतना आसान काम नहीं। एक दिलचस्प बात है यहां पर, और अगर हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उसके आधार पर शशि शेखर जी, देखिए जनता दल यूनाइटेड का परफॉर्मेंस सुधरता हुआ अनुमान उसका किया जा रहा है कि उनका परफॉर्मेंस सुधर सकता है पिछले चुनाव के बदले। जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के खिलाफ 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 21 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ यहां पर वो चुनाव जहां डायरेक्ट फाइट है, जहां डायरेक्ट फ्लाइट है, वीआईपी के खिलाफ 5 और लेफ्ट के खिलाफ 14, यानी सबसे ज्यादा सीटें जनता दल यूनाइटेड आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। तो क्या यह हम मानकर चले कि कांग्रेस के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर रहा है, इसके वजह से उनकी सीटें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है? मुझे लगता क्योंकि है आरजेडी का परफॉर्मेंस वही है आज की स्थिति में। साहिल, मुझे लगता है कि इन आंकड़ों से कोई तुरंत निष्कर्ष निकालना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब भी चुनाव होता है आमने सामने का तो उसमें बहुत से समीकरण होते हैं और कभी कभी जीत हार जो है बहुत थिन मार्जिन से होती है। तो हम लोगों को 14 का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये आपने सवाल बड़ा दिलचस्प पूछा है, 14 को पूछेगा जवाब दूंगा इसका। ठीक है विनोद जी। देखिए, जहां जनता कांग्रेस बनाम जनता दल यू है, क्योंकि जनता दल और आरजेडी ये एक ही परिवार से निकली हुई पार्टियां हैं। इनका जो केमिस्ट्री का जो वोटर है उसके अंदर केमिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं वो वोटर उतने उत्साह से कांग्रेस के वोट के लिए वोट नहीं करता है जब जेडीयू कैंडिडेट सामने होता है। ये भी लेकिन एक अगर फैक्टर 17 ऑनवर्ड्स लेते हैं तो अपना परफॉर्मेंस बरकरार रख रही है कांग्रेस। ऐसा नहीं है कि वो नीचे नहीं जा रहे हैं। नहीं, परफॉर्मेंस बरकरार, लेकिन बात सही, बल्कि अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। 73 सीटें लड़ी थी, 60 सीटें लड़ रही है। 60 सीटों में अगर आप 17 ला रहे हो तो जल्दबाजी strike rate is विरोधी better। में उसकी वजह यह है कि देखिए, समीकरण के आधार पर सिर्फ अगर जातीय समीकरण के आधार पर देखिए तो MY उनका बड़े स्ट्रांग रहा हो, सैनी मिल गए उन्हें, लेकिन इनका समीकरण भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था उनसे, एनडीए का ना। यस, हाँ, तो अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कौन किसके खिलाफ। देखिए, आप बोलने के पहले मैं और एक चीज ऐड कर दूं उसमें, क्योंकि आरजेडी का भी आप देख लीजिएगा कि सामना किससे हो रहा है। तो बीजेपी के साथ में 51 सीटों पर आरजेडी यहां पर लड़ रही है, 61 सीटें तो जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ है, यानी मैक्सिमम वो लड़ेंगे बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ। लेकिन उसके साथ साथ आरजेडी वर्सेस एलजेपी 19 सीटों पर, मतलब 29 में से 19 सीटों पर एलजेपी के खिलाफ भी आरजेडी के कैंडिडेट है, यानी परफॉर्मेंस एलजेपी का आरजेडी के खिलाफ ही नापा जाएगा, एक तरीके से देखा जाएगा। देखिए, इस पूरे में जो सबसे बड़ी एनोमली क्या है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आप निकाल लीजिए, अगर उन पॉलिटिकल, जैसा भारतीय जनता पार्टी का एक सामाजिक आधार जो अपर कास्ट बहुत मजबूती के साथ उनके साथ रहता है, जनता दल यूनाइटेड के साथ एक कुर्मी और ओबीसी और ईबीसी है, आरजेडी के साथ मुलायम यादव और वो है, कांग्रेस के साथ कौन सा सोशल आधार है? कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत बिहार के अंदर क्या हो गई है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिक्कत हो गई है कि उनके साथ कोई साफ तौर पर सामने आने वाला कोई सामाजिक आधार नहीं है। इस चुनाव में, उस चुनाव के पहले कोशिश जरूर उन्होंने की है कि कम से कम मुसलमान तबका उनकी तरफ आए और दलितों का भी एक तबका उनकी तरफ लाने की कोशिश। हो सकता है कि सीमांचल में सीटें जो आ रही है वो वहीं से अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन साहिल, एक बात मैं बोलूंगा कि मुसलमान वोटर अगर कांग्रेस अलग लड़ती
तो ये बिल्कुल आरजेडी हो सकता है तीसरे RJD नंबर की की तरफ पार्टी से। होती, संगीत। कहीं ना कहीं वो सीमेंटेड करते संगीत रागी। हैं एक मिनट आशुतोष, जरा अपनी बात खत्म कर। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत होगी, कांग्रेस पार्टी जब पहले लड़ती थी तो अपर कास्ट दलित और मुसलमान का कॉम्बिनेशन उसके साथ हुआ करता, तो 43-44% पे आके टिकते थे। अब अगर आप उत्तर प्रदेश चले जाए या बिहार चले जाए, पहली बार ये होता दिखाई पड़ रहा है कि जो मुस्लिम तबका है वो थोड़ा कांग्रेस की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दलितों का भी एक सेक्शन की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर इसको कंसोलिडेट करेंगे तब तो बिहार के अंदर उनकी स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अन्यथा आप 61 सीटों पर 21-22 सीटें अगर लेके आ रहे हैं और 33% का अगर स्ट्राइक रेट है, इट्स नॉट अ वेरी संगीत रागी, अच्छा, संगीत रागी, नहीं, वो संगीत तुलनात्मक रागी। रूप से ये 2020 जो की तुलना में बात कांग्रेस कर के रहे हैं। कोर वोटर की वो बात कर रहे हैं, लेकिन कई चीजों को देखना होगा, क्योंकि ऐसा मत मानिए कि सिर्फ आरजेडी की तरफ वो जो महागठबंधन में आपको युवाओं का एक रुझान दिख रहा है या रोजगार के वोटर अधिकार यात्रा भी लेकर निकले थे राहुल गांधी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, 3 बातें मैं कहना। पहली बात तो बहुत देर से इस बात पर चर्चा चल रही थी कि इतना सैंपल साइज। मुझे लगता है कि आइडियल सैंपल साइज जो है 0.1% से 1% से लेकर 3%, 5%, ये आइडियल साइज है। तो कोई ये काउंटर न करे कि मेथोडोलॉजिकली जो हम लोग की ट्रेनिंग है उसमें सैंपल साइज इज सफिशिएंट टू मेजर सैंपल इट। कैसे लिया है वो important होता है। दूसरी बात, यस, उसी पे success depend करता है। दूसरी बात यह है कि पिछली बार भी यदि आप देखेंगे कि 10 सीटें जो कांग्रेस पार्टी जीती थी वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन था, जहां पर उनका ये था गढ़ था। अभी जो जीत करके निकल करके आ रही है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने हैं। यदि इस तबका में यदि कांग्रेस पार्टी अच्छा करती है तो इसका मतलब क्या है कि अपर कास्ट वर्सेस अपर कास्ट का हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कुछ वोट छिटक करके कांग्रेस की तरफ गया है। ये एक बड़ी संभावना जो लेकिन है, इसी के ये बड़ा साथ दिलचस्प है। सीमांचल ने एक बहुत बड़ा एज दिया है। दिलचस्प सुधांशु बात जी, है। एक बार आपके पास आ रही हूँ। सीमांचल ने बहुत बड़ा एज दिया है महागठबंधन को, 18% और ये जो 18% वैसी जी कहे जाते थे कि आपके बी टीम है, और उनका असर, मतलब ये कहा जाए, विपक्ष कहता है, उस तरफ से मैं बोल अंजना रही जी एक लाइन जोड़ दूं हूँ। हाँ, सिर्फ। बोलिए। 15% राजपूतों का वोट और 18% भूमिहारों का वोट, ये असंभव जैसा दिखता था जो आरजेडी के पक्ष में जाए। ये जो है, संगीत, एक मुझे चीज आप लगता मुझे है कि बताइए, जो सम्राट चौधरी का प्रोजेक्शन हुआ कि बीजेपी के नेता वो हैं जो प्रोजेक्शन बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट किया? टीवी में बार बार उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही अमित थी। शाह ने कहा ना, नहीं, इनकी अमित बड़ी शाह ने कहा कि जिम्मेदारी सबसे बड़ा देंगे। बहुत कुछ दूंगा इनको बड़ा मैंने। आदमी बड़ा बनाएंगे, आदमी ये बनाएंगे, कहा था। बोला तो था अमित शाह वो ने तो- कहा। सुधांशु जी, बड़ा एक आदमी रिएक्शन जल्दी से इस पर। आपकी सेंटेंस कंप्लीट कर लिए आपने? मैंने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया था। मैं सिर्फ इतना कहूं कि अमित शाह जी ने उनके लिए भी कहा था और अमित सीमांचल शाह में ने बहुत विजय बड़ा सिन्हा के लिए भी मार्जिन कहा मुझे था। मुझे लगता है संगीत जिन रागी के पास इलाकों में दोबारा लौटना है, जरा चंपारण, सुधांशु जी को हाँ, बोलने दीजिए, चंपारण, वापस लौटते हैं। सीमांचल, ऐसे कई इलाके जहां पर आरजेडी ने बहुत अच्छा, मतलब पिछली बार की परफॉर्मेंस से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, वो आपके लिए चैलेंज है। और वैसी फैक्टर खत्म हो गया दिखता है एग्जिट पोल में, रुझानों अनुमानों के मुताबिक। वो भी बीजेपी के लिए चैलेंज। अच्छा, देखिए, पहली बात तो जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी और बीजेपी की बी टीम है, तो ये बताइए, इसी चुनाव के साथ जुबली हिल का चुनाव हो रहा था हैदराबाद में, तो वहां तो ओवैसी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। हर मुद्दे पर तो ओवैसी और कांग्रेस साथ साथ हैं। मतलब वक्फ बोर्ड से लेके और धारा 370 से लेके, ट्रिपल तलाक से लेके और हर राम मंदिर के मुद्दे से लेके हर चीज पे, तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, जो कुछ हो रहा है वो बहुत भविष्य के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आज शॉर्ट टर्म राजनीति पे जो भी समझ ले, याद करिए, अभी आप ही के विश्लेषक बोल रहे हैं कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ होता था। कांग्रेस से किसने छीना? वीपी सिंह ने। वीपी सिंह से किसने छीना? लालू प्रसाद यादव जी ने, मुलायम सिंह जी ने। अब एक तीसरा खड़ा हो रहा है छीनने वाला। और ऐसा नहीं है, जिस जमाने में मुलायम सिंह जी उभरे थे और लालू प्रसाद यादव जी, तो याद करिए सन 91 के चुनाव में कांग्रेस की 71 सीटें आई थी। तब तक वो पूरा मुस्लिम वोट नहीं ले जा पाए थे। तब उनको माना गया था कि इन्होंने कांग्रेस को नुकसान कर दिया, जिससे भाजपा को फायदा हो गया। भाजपा की लोकसभा में 120 सीटें आई थी, मगर धीरे धीरे वो वोट उधर चला गया। तो ये जो विश्लेषण है, ये एक चुनाव का नहीं है, ये कट्टरपंथी सोच का है कि जब आप एक कट्टरपंथी सोच को सोचते हैं कि मेरा काम चल गया, मैं थोड़ा हार्ड लाइनर बोल के खींच लूंगा, तो अगले स्टेप पे कोई उससे ज्यादा हार्ड लाइन बोलने वाला होता है। जैसे कांग्रेस ने अपने जमाने में राम मंदिर के मुद्दे पे गोली नहीं चलवाई थी 89 में, मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी थी। और जब भारत माता एकात्मता रथ निकले थे तो वीर बहादुर सिंह ने उनको गिरफ्तार नहीं करवाया था, रोक के पहुंचवा दिया था। लालू प्रसाद यादव जी ने गिरफ्तार करवा लिया था। उनको लगा मैंने ज्यादा हार्ड लाइनर दिखाया, मेरी तरफ आ गया, तो वो आगे के लिए खड़ा हुआ है। राजनीति का विश्लेषण बहुत गहराई से करिए जो भविष्य के लिए होने वाला है, तो ये तो बड़ी बेहतर ढंग से दिलचस्प समझ बात में है आएगा सुधांशु जी, ये कि बड़ी राजनीति दिलचस्प किस बात दिशा है। की तरफ जा रही है।